नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक कल सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी। बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में के लिए जाएंगे महत्वपूर्ण फैसले। पर्यटन सचिव शैलेश बगोली ने प्रदेश के प्रवासियों को दिया संदेश, घर वापसी के लिए 2 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन, जल्द ही कराई जाएगी प्रवेशियों की वापसी। लंबे समय बाद बाजारों में लौटी रौनक, सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे बाजारें, दुकानें। एसएसडीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की। 56 दिन बाद बाजार खुलने से उमड़ा जन सैलाब, लोगों की भारी भीड़ उमड़ने से हो रही काफी दिक्कत, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग नहीं रख रहे ख्याल। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट खुले, विधि विधान के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए कपाट। रुद्रप्रयाग में मौसम ने ली फिर करवट, केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, मंदिर के आसपास जमी बर्फ की चादर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की प्रेस वार्ता। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर बोला हमला, सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नहीं की व्यवस्था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोला है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नहीं की कोई व्यवस्था। ग्राम प्रधानों को क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी दी, जो कि गलत है। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, साफ तौर पर प्रीतम सिंह ने कहा है, और ग्राम प्रधानों को क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी दी, जो कि गलत है। राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों का कोई धनराशि नहीं दी है। 2022 में जनता त्रिवेंद्र सरकार को सबक सिखाएगी, साफ तौर पर प्रीतम सिंह ने कहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस हमले में साफ तौर पर कहा कि सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नहीं की कोई व्यवस्था। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जल्द ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत में कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हर्षवर्धन अपना कार्यभार 22 मई को संभाल सकते हैं। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी की जगह बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। भारत को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में शामिल करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मोहर लगाई गई। 194 देशों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि भारत को 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा। over 453 labs in the whole country. डॉक्टर हर्षवर्धन यूपी के जीएसवीएम कॉलेज के विद्यार्थी हैं। 194 देशों ने भारत के प्रतिनिधित्व प्रस्ताव पर किया सिग्नेचर। 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। डब्ल्यूएचओ के 34 मेंबरों के बोर्ड के मौजूदा सदर हैं जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी की जगह लेंगे। 22 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी। डब्ल्यूएचओ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदर की संभालेंगे जिम्मेदारी। और बागेश्वर जिला अधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली और शाहजहांपुर के मजदूरों को संबंधित क्षेत्र के प्रशासन से अनुमति मिलने के उपरांत एक बसों के माध्यम से डिग्री कॉलेज परिसर से 24 लोगों को रवाना किया गया। सभी व्यक्तियों को स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर से विधिवत रूप में स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उन्हें उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया, जिसमें बरेली के 15 और शाहजहांपुर के 9 लोग शामिल हैं। इन व्यक्तियों को रवाना करने से पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग आदि के बारे में जानकारी देते हुए निर्धारित एसओपी के अनुरूप बसों के माध्यम से भेजा गया।
और 56 दिनों के बाद खुले बाजारों के बाद आम लोगों का बाजारों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं मंगलौर के बाजार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने से काफी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। बाजार में बिना मास्क के भी बहुत से लोग आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक करें, क्योंकि देर रात रुड़की के मोहम्मदपुर में मुंबई से आए एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार जिले को ग्रीन जोन में रखा गया। इसको देखते हुए प्रशासन ने दुकानें खोलने की अनुमति भी दे दी थी, जिससे बाजारों में रौनक लौट आई है। इस वक्त हम मंगलौर के मेन बाजार में खड़े हैं, लेकिन यहाँ जो है सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ध्यान रखा ही नहीं जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की झज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कुछ जो है यहाँ जो है बिना मास्क ही घूम रहे हैं। जैसे कि देखा जा सकता है कि यहाँ जो है काफ़ी भीड़ है मेन बाजार में। लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जैसे इनको कोरोना का डर बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनको ज्ञात होना चाहिए कि अभी लगातार इंडिया में मामले बढ़ रहे हैं। हाल में ही रुड़की क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है और इनको ध्यान रखना होगा, लेकिन ये ध्यान नहीं रखे। इनको लगता है कि जो कोरोना यहाँ से जा चुका है, लेकिन कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। हम ही सभी को के न्यूज़ भी अपील करता है कि आप जो है सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और देश भर में कोरोना प्रकोप के चलते लॉकडाउन 4 चल रहा है। वहीं इस लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं, जिसके चलते कपड़ा व्यवसाय के लोगों में बड़ी मायूसी देखी जा सकती है। दुकान में जहां चमकदार साड़ियां कपड़े देखे जाते थे, वहीं ग्राहकों और दुकानदारों के चेहरे से चमक जैसे मानो उड़ ही गई है। शहर में थोड़ी बहुत भीड़ तो देखी जा सकती, पर जब त्योहार होते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ कपड़ों की दुकान में होती है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानदार भी देखे जा सकते हैं और नाम मात्र के ग्राहक दुकानों में आ रहे हैं। जैसा कि लॉकडाउन अभी प्रभावी रूप से चल रहा है, आज बहुत टाइम बाद हम लोगों को कपड़े का व्यवसाय शुरू हुआ है, लेकिन कपड़े का काम बिल्कुल ही मंदा पड़ चुका है। सारे त्यौहार, ईद, इससे पहले शादी का सीज़न, बिटोली का त्यौहार जो भी था, सब लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो कपड़े का व्यवसाय बिल्कुल मंदी के दौर में जा चुका है, जिससे हम लोगों में बहुत रोष है। और लॉकडाउन 4 में सीमांत खटीमा में ऑड इवन के अनुसार जरूरतमंद दुकानों को अब पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। आज सीमांत खटीमा की तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिली। 2 माह से बंद पड़ी सैलून की दुकानें भी आज से खुल गई हैं, जिसको लेकर सैलून के दुकानदारों ने राज्य सरकार का धन्यवाद करते हुए अपना कार्य सुचारू कर दिया है, जिस पर के न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने सैलून दुकानदारों से खास बातचीत की। लॉकडाउन 4 की अगर बात करें तो यहाँ आज सीमांत क्षेत्र खटीमा में तस्वीरें कुछ अलग नज़र देखने को मिली हैं। ऑड इवन पर जहां दुकानें एक साइड खुल नहीं थी, लेफ्ट और राइट में, लेकिन आज दोनों तरफ दुकानें खुली हैं। वहीं सैलून की अगर बात करें तो खटीमा में 2 महीने से बंद सैलून खुल चुके हैं और किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है, किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है। यहाँ बाल काटे जा रहे हैं और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। किस प्रकार की परेशानी देखने को मिल रही थी? हमें बहुत परेशानी हुई है हमें, और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी दुकानें खुलवाई। और हम जो केजी कंगा सब सैनिटाइज़र करेंगे, और ये हमने बाहर फिल्टर पानी उनी सबका इंतजाम कर रखा है हमने। हमारी बहुत दिक्कतें हुई हैं हमें। मेरे साथ यहाँ लोग, यहाँ सैलून के जो दुकानदार थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी एहतियात बरती जाएगी कोरोना वायरस को लेकर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सैनिटाइज किया जा रहा है हर चीज़ को और पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। 2 महीने में जो उन्होंने मुसीबत झेली है उसको लेकर काफ़ी चिंता जताई है, लेकिन वहीं सरकार का धन्यवाद भी कहा है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा। और हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी क्षेत्र के कई दुर्गम इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है। इसके साथ ही अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चिकित्सालय सड़क दुर्घटनाओं में घायलों आदि के उपचार में भी मदद करता है। विगत कुछ समय पहले जिलाधिकारी सविन बंसल ने खैरना इस चिकित्सालय का निरीक्षण किया था, लेकिन चिकित्सालय में ना तो एक्सरे मशीन, ना ही पैथोलॉजी लैब और ना ही पैथोलॉजी के उपकरण और ना ही वहां डेंटल चेयर है। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए पैथोलॉजी लैब के संचालन और उपकरणों के क्रय करने के लिए 2 लाख रुपए दिए और उनके प्रयासों से भीमताल से एक्सरे मशीन भी एक चिकित्सालय में लग गई। साथ ही नई डेंटल चेयर भी
दी गई हैं। इसका फायदा ये हुआ है कि इस अस्पताल में ओपीडी 4 गुनी बढ़ गई है। मंगलवार को डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरना में नव स्थापित पैथोलॉजी लैब और एक्सरे कक्ष का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारती राणा और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश पंत भी मौजूद रहे। देहरादून परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने उत्तराखंड प्रवासियों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि घर वापसी के लिए 2,30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जहां 1,11,713 लोगों की घर वापसी कराई जा चुकी है और अन्य राज्यों से 3,416 लोगों को उत्तराखंड लाया जा चुका है। अब तक 10 ट्रेनों के माध्यम से प्रवासियों को उत्तराखंड लाया जा चुका है, जहां बेंगलोर से लालकुआं और हरिद्वार से ट्रेन के जरिए प्रवासी लाए जाएंगे। वहीं जल्द चेन्नई, छत्तीसगढ़, पुणे, केरला, मुंबई से भी उत्तराखंड वासियों को लाया जाएगा। और उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार बसें और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार दूसरे राज्यों से समन्वय स्थापित कर लगातार प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में दून रेलवे स्टेशन से प्रवासी श्रमिक मजदूरों को भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। देहरादून से पहली श्रमिक ट्रेन मणिपुर के लिए चलाई गई, जिसमें 402 श्रमिकों को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन से जाने वाले बिहार के लोगों की सूची पुलिस की मदद से तैयार कर ली गई है। सुबह 402 लोगों को मणिपुर स्पेशल ट्रेन से भेजा गया है, जो मणिपुर सरकार की तरफ से अरेंज की गई थी। और उसी तरीके से अभी वर्तमान में थोड़ी देर में अररिया के लिए ट्रेन बिहार के लिए जा रही है, जिसमें 1,152 लोग हैं, वो अररिया बिहार जाएंगे। और इसके बाद शाम को आज 7 बजे एक और दूसरी ट्रेन चलेगी, जिसमें भी 1,152 लोग खगड़िया बिहार के लिए जाएंगे। और डोईवाला जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर विस्तारीकरण का कार्य कर रहे हैं। मजदूरों ने काम पर पहुंचाने के बाद हंगामा शुरू कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों को 2 माह के इंतजार के बाद भी घर जाने का इंतजाम नहीं किया गया, जिससे मजदूरों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। मजदूरों का कहना है कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ठेकेदार मनमानी कर रहा है और उनके जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचने पर मजदूरों को समझाने की भी कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन के आश्वासन पर मजदूरों ने प्रदर्शन समाप्त किया। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से कंपनी द्वारा जो भी उचित व्यवस्था जो प्रशासन ने लिख के दी थी, इनके रहने की, खाने की, इनके सैनिटाइजेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, वो हम लोग बराबर व्यवस्थित करते आ रहे थे। और जब से ये घोषणा हुई है कि राज्यों के मजदूर, अप्रवासी मजदूर की जाने की व्यवस्था हो रही है, तो विगत 5 तारीख को हमने एक एप्लीकेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी में और थाने में भी दी है कि ये मजदूर जाना चाह रहे हैं, तो उनको अब आज के आज पूरा जो है हमारे घर, उनके घर पहुंचा दिया जाए। और कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा 31 मई तक नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4 में पालन करना होगा। हालांकि इस बार का लॉकडाउन 4 में कई तरह के व्यवसायियों कार्यों के लिए छूट दी गई है। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद नैनीताल में सभी दुकानें खुलने से लोगों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है। लॉकडाउन में मिली छूट के तहत आज सरोवर नगरी नैनीताल में 2 माह के बाद सैलून की दुकानें खुली। सभी सैलून चलाने वाले दुकानदार सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए सैलून में आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज करने के बाद ही दुकानों में प्रवेश करा रहे हैं और ग्राहक के जाने के बाद सैलून में प्रयुक्त अपने सामान सहित दुकानों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। सैलून चलाने वाले दुकानदार ग्राहकों से अपने टॉवल घर से लाने की अपील भी कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि कोरोना की महामारी के चलते अभी ये 2 महीने हमारे पार्लर पूर्ण रूप से बंद रहे थे। अब इसके चलते हमने कोविड-19 के जितने भी हमारे रूल्स थे हमने सारे फॉलो करे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और आपके हैंड सैनिटाइजिंग
और बाकी जितने भी हमारे ये सामान है काम करने का, ये सारा सैनिटाइज करके, और हम कस्टमर को एक एक करके बुला रहे हैं, इसमें पूरी सफाई करके उसके बाद दूसरे कस्टमर को बुला रहे हैं पूरा सैनिटाइज करके। ज़्यादा थी नहीं, डेली यूज़ का कभी कभी रहता है तो कभी मंथ में इसमें रहता है तो आ जाते हैं उसमें, ऐसी दिक्कत की परेशानी नहीं है। डेली यूज़ करवाते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत रही होगी, हफ्ते में उसमें मंथ में आते हैं जो, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं रही ऐसी। और हरिद्वार जिले को ग्रीन जोन में घोषित करने के बाद रुड़की शहर और देहात क्षेत्र की सभी दुकानें खुल गई हैं। वहीं दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही मॉल और रेस्टोरेंट अभी बंद हैं, जिसके बाद बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग दुकानों में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग की होगी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद दुकानें खुल रही हैं तो लोग अधिक संख्या में बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि लोग बेवजह से बाजारों में भीड़ न लगाएं। दुकानदार भी अपनी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करवाएं, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकेगा। देखिए, जो व्यवस्था क्योंकि शासन से भी आदेश हुए हैं और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके स्तर से भी आदेश जारी हुए हैं, तो ग्रीन जोन में जो दुकानें हैं सुबह 7 से 4 बजे तक के आदेश किए हुए हैं और मॉल को छोड़ के सारी दुकानें खुलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा और प्रॉपर जो सैनिटाइजर रखेंगे, वो मास्क रखेंगे, तो ये इस चीज़ को कंपलसरी किया गया है। बहुत ही राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोगों को कपड़े खरीदने का मौका मिला है और ख़ासतौर से मेरी बीवी जो आई हुई है, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से आज हम लोग पूरा मार्केट देख रहे हैं और आज कपड़ों की दुकानें खुली हुई हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत राहत है और हम लोग सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ नियमों के साथ आज ये लॉकडाउन में थोड़ा ढील दिया है। देहरादून के कावली रोड पर सरस्वती सोनी मार्ग पर स्थित कूड़ेदान के पास खड़ी कुछ गाड़ियों में सुबह 4:30 पर आग लग गई। सूचना पर थाना कोतवाली नगर से पुलिस बल और दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया। दमकल के वाहन द्वारा मौके पर लगी आग को बुझाया गया। आग से 4 पहिया वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए और एक वाहन आधा जल गया। आपको बता दें, प्रथम दृष्टया कूड़ेदान में लगी आग की चपेट में आने से उक्त वाहनों का जलना बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकास नगर के कैनाल रोड पर कैनाल रोड में रुई और गद्दा गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कतरों की रुई में लगी है ये, और कह सकते हैं जैसे बिजली से लगती है शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, तो ये पहले भी लग चुकी है। ठीक है, एक बेचारा गरीब आदमी है, इसने लोन लिया या किसी लिया, लेकिन इसने दोबारा काम जोड़ा। पहले भी लग चुकी है आग, लेकिन थोड़ा सा तो गलत है ही है, बराबर में मकान भी हैं। और करीब 10 बजे कि रुई गोदाम में यहाँ पे आग लगी हुई है। इस सूचना पे हमारे द्वारा तत्काल डाक पत्थर फायर सर्विस की गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं। फायर टेंडर मौके पे लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग आग बुझ चुकी है और जल्दी ही इस आग को बुझाया जाएगा। और कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर भी लॉकडाउन की मार पड़ी है। इस रिपोर्ट में देखिए। रानीखेत उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां गर्मी के सीजन में लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां का पूरा पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया है। बात करते हैं रानीखेत के प्रसिद्ध मंदिर झूला देवी मंदिर की, जिसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां हैं और घंटियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते माता रानी के दरबार में भी ताला लटका हुआ है और मंदिर सूना पड़ा है। रानीखेत से 5 किलोमीटर आगे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोल्फ मैदान है, जो गुलमर्ग के बाद एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स कहा जाता है। सुंदर हरी और मखमली घास ओढ़े गोल्फ मैदान देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां पर भी कोरोना वायरस क्लोज्ड का बोर्ड लगा है। एशिया का सबसे बड़ा फलों का गार्डन चैप्टिया गार्डन है, जहां कभी पर्यटकों की गाड़ियां खड़ी होने को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन कोरोना वायरस ने यहां भी सुनसान कर दिया है। 1952 में पहाड़ के औद्योगिक विकास के लिए रानीखेत के चौबटिया में उद्यान निदेशालय और सेब का बगीचा स्थापित किया गया, जिसमें स्वदेशी प्रजाति के सेब के पेड़ लदे रहते थे। अब यहाँ कई विदेशी प्रजातियों के फलों के पेड़ और अनेकों खुशबूदार फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते पूरा गार्डन सूना पड़ा है। उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय से गाइडों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। अब लॉकडाउन होने के कारण गाइडों पर भी रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, जिससे गाइड काफी निराश है। प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख, एक एवरेज 2.5 से 3 लाख का पर्यटक यहाँ पर ईयर आता है। और अभी ये लॉकडाउन की वजह से जो है कि अभी हम गाइडों के जो रोजगार पे है बहुत ज्यादा असर हुआ है इसका, जिससे कि हमारी एक आय का एक स्रोत ही यही था, जिसे और अभी अब ये है कि हम लोग सब कुछ भी नहीं, खाली हैं। कोई हो सके अब एक साल भर तक इस टाइप का यहाँ पर पर्यटन मुश्किल से है। कोरोना वायरस के चलते जहां लॉकडाउन हो गया है, तो वहीं लॉकडाउन का व्यवसायों पर काफी असर पड़ा है। किसानों से लेकर व्यापारियों और पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोग भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन की मार उत्तराखंड के पर्यटक व्यवसाय पर भी साफ देखी जा सकती है। देखना होगा लोग अब इस संकट से कैसे उबर पाएंगे। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, वहीं उत्तराखंड में भी पर्यटन व्यवसाय पर इसका बुरा असर पड़ा है। अगर बात करें रानीखेत की, तो रानीखेत में भी पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये व्यवस्था पटरी पर आ पाती है। गोपाल सिंह बिस्ट, के न्यूज इंडिया, रानीखेत। और देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक
कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की लपटों ने पूरी माल को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और सीओ पटेल नगर अनुज कुमार पटेल नगर थाना इंचार्ज सूर्यभूषण नेगी सहित बाजार चौकी इंचार्ज नवीन जोशी और तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और आग लगने का कारण का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं गोदाम के मालिक के अनुसार आग लगने से लगभग 20 से 25 लाख का नुकसान हो चुका है। हालांकि नुकसान का सही आकलन अग्निशमन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सूचना मिली है कि पटेल नगर फैक्ट्री एरिया में किसी फैक्ट्री में आग लगी है, तो तुरंत हमारी 2 गाड़ियाँ यहाँ से जो रवाना हुई और जाकर देखा कि आग जो है संगम एग्रो इंडस्ट्री में लगी थी, जिसमें तेल की पैकिंग तेल की पैकिंग की जाती थी और फैक्ट्री के अंदर जो है आटे की चक्की मैदा इसका भी कार्य किया जाता था। और आग जो है इतनी भयंकर थी, इतनी लपटें उठ रही थी फैक्ट्री में कि आग बुझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तुरंत जो है दूसरी गाड़ी 2-3 गाड़ी को वहाँ घटनास्थल में बुला लिया गया था। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।